नमस्कार, मैं जन्मता श्रीराम गौतम। सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर होती है और इसके द्वारा बहुत से ऐसे ऐसे जज चुनकर आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट अगर सही नियमों का पालन किया गया होता तो वो नहीं पहुंच पाते। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीजेआई भी बनते हैं। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है एक फिक्सिंग की तरह से होती है और इसकी एक बार फिर से पोल खुल गई है। इस बार भारत की जो पहली ही महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही हैं बीवी नागरत्ना, उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण में जो बातें कही उससे पता चलता है कि जजों की जो सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचते हैं उनकी सोच कैसी कैसी होती है। जैसे नागरत्ना ने यह कहा कि जो फैसले होते हैं वो चेहरों के हिसाब से बदलने नहीं चाहिए। यानी कि अगर 2 जजों की बेंच ने 3 जजों की बेंच ने कोई फैसला ले लिया है और उसमें से कुछ जज रिटायर हो गए हैं और वो फैसला अगर उसको दूसरी बेंच में ले जाया जाता है तो फिर ऐसे फैसलों को बदला नहीं जाना चाहिए। जजों का सम्मान किया जाना चाहिए, जजों के विचारों को आगे रखना चाहिए। यानी कि वो दूसरे शब्दों में ये कहने वाली हैं या कहने की कोशिश कर रही है कि जजों की बातों को पत्थर की लकीर माना जाना चाहिए, उनके फैसलों को पलटना नहीं चाहिए, क्योंकि जज जो करते हैं वो बहुत सोच समझकर करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर फैसलों को अगर देखा जाए तो बात यह समझ में आती है कि वहां पर न तो संविधान को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, न ही केसेस के तथ्यों को महत्व दिया जाता है, बल्कि जजों के मूड के आधार पर और सामने कौन वकील खड़े हुए हैं उसके आधार पर केसेस के फैसले हो जाते हैं। तो फिर जस्टिस नागरत्ना ऐसा कहने की कोशिश क्यों कर रही हैं? वो क्या चाहती है कि अगर 2 जजों की बेंच 3 जजों की बेंच कोई गलती कर दे तो फिर 5 जजों या 7 जजों की बेंच उस फैसले को पलटे नहीं बल्कि उसको एंडोर्स करे और सरकार या दूसरे जो पक्ष है वो उस पर सवाल न उठाए, उन्हें बिना सवाल उठाए ही स्वीकार करने। यही कुछ कहने की कोशिश की है जस्टिस बीवी नागरत्ना ने। वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में बोल रही थी और उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब तो तभी माना जाएगा कि जब जजों के फैसलों को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाएगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने जिन फैसलों का उदाहरण दिया उसमें टीएन गवर्नर केस का मामला भी था। जबकि टीएन गवर्नर केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट की खूब किरकिरी हुई थी। राष्ट्रपति महोदया ने उनसे सवाल पूछे थे और उन सवालों के जवाब देते हुए 5 जजों की बेंच ने यह स्वीकार किया था कि टीएन गवर्नर केस में 2 जजों ने गलती की थी, उनका आकलन सही नहीं था। तो फिर जस्टिस बीवी नागरत्ना उस मामले पर सवाल उठाकर क्या कहना चाहती हैं? क्या वो पारदीवाला का समर्थन करने की कोशिश कर रही हैं? क्या वो पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने जो कुछ कर दिया उसको पलटने का विरोध कर रही हैं? या फिर वो ये कहना चाहती है कि जज जब एक बार कोई फैसला ले ले तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है, चाहे उसका कुछ भी प्रभाव पड़े। उन्होंने 2-3 केसेस के और उदाहरण दिए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत के संविधान में जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है वो क्यों है? यहां चेक एंड बैलेंस की बात की गई है और जज भी इंसान होते हैं, वो भी भारत के सामान्य नागरिक ही होते हैं। पहले वो वकील बनते हैं, वकील से कॉलेजियम उठाकर उन्हें जज बना देता है और कॉलेजियम के जज बनाने के बाद वो उनमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट प्रमोट हो जाते हैं और कुछ हाई कोर्ट से ही रिटायर हो जाते हैं, बाद में वो फिर से वकील बन जाते हैं। तो ऐसे लोग जो वकील रहे हैं और ज्यादातर वकील पैसे के लिए वो किसी का भी केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो राष्ट्र के खिलाफ राष्ट्रद्रोह करने वाला व्यक्ति हो, आतंकवादी हो, हत्यारा हो, लुटेरा हो, बलात्कारी हो। ऐसे लोगों का कोई ईमान है या नैतिकता है, इस पर भी सवाल उठते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के फैसलों को लार्जर बेंच क्यों न बदले, इसका जवाब देने की बजाय वो इसकी वकालत करती हुई क्यों नजर आ रही है? अभी पिछले दिनों जब एक हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट पर प्रमोट किया गया था और बाद में वो जाकर भारत के सीजेआई भी बनेंगे, तब उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया था। तब ऐसा लगा था कि शायद वो
न्याय की पक्षधरता करती हैं, इसलिए ऐसा कर रही हैं। लेकिन अब उनका जो बयान आया है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम न होता, भाई भतीजावाद न रहा होता, तो शायद जस्टिस बीवी नागरत्ना भी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए कम से कम 45 लोगों को, 45 जजों को बाईपास किया गया था। और जिस दिन उन्हें शपथ दिलाई गई थी उसी दिन तय हो गया था कि आने वाले निकट भविष्य में वो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी। यानी नैतिकता तो उनकी खुद की अपनी नियुक्ति में नहीं थी, तो फिर कुछ और वजह हो सकती है। उनके इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके की सोच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज रखते हैं। वो अपने आप को भारत के सामान्य नागरिकों से बहुत ऊंचा मानने का एक दंभ पाले हुए हैं। उन्हें यह लगता है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठ जाता है, उसकी जो सोच है, उसकी जो विचार है, वो बाकी सब लोगों से बहुत ज्यादा आगे होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए अगर जज कोई फैसला ले लेते हैं तो उनके खिलाफ न तो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होनी चाहिए, न रिव्यू पिटीशन फाइल होनी चाहिए, बल्कि सरकार को या लोगों को उनके फैसलों को आंख बंद करके मान लेना चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। यही शायद कहने की कोशिश बीवी नागरत्ना कर रही है, और वो अपने पक्ष में जो दूसरा तर्क दे रही है वो दे रही है जुडिशियल इंडिपेंडेंस का। दुनिया में कहीं भी ये जो जिस तरीके की जुडिशियल इंडिपेंडेंस या न्यायिक स्वच्छंदता हमारे देश के जज चाहते हैं, वो कहीं नहीं चलती है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़े पद पर क्यों ना हो, उसकी भी जवाबदेही किसी न किसी के प्रति होती है। लेकिन भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहते। और बीवी नागरत्ना के बयान से तो ऐसा लगता है कि जो जज हैं वो अपने ही दूसरे साथियों के प्रति भी जवाबदेह नहीं होना चाहते हैं। अभी जो एक पर्यावरण का मामला आया था उसमें भी यही देखने को मिला था। 3 जजों की बेंच में सीजेआई बीआर गवई भी थे, दूसरी तरफ एक वो जज भी थे जिन्होंने पहले फैसला दिया था, भुइयां, और उन्होंने उस फैसले का बचाव किया और ये कहा था कि मेरा फैसला वही है। दूसरी तरफ जो 2 जज थे उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी एनवायरमेंट लॉ की वजह से बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर देश का नुकसान होने जा रहा है तो उसमें हमें लचीलापन रखना पड़ेगा। तो क्या जस्टिस नागरत्ना ये कहना चाहती हैं कि चाहे 10,000 20,000 करोड़ का नुकसान हो जाए, एक बार जज ने फैसला कर दिया, उस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा तो केवल फिल्मी डायलॉग्स में होता है कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता। ये जो जज होते हैं, जो कोर्ट होते हैं, उनको भी समाज राष्ट्र के प्रति लचीला होना पड़ता है। वो मनमानी व्याख्या अगर एक बार गलती से कर भी देते हैं तो उसको सुधारने की गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बीवी नागरत्ना ये चाहती है कि जज चाहे गलती करे चाहे सही करे, पर उसमें सुधार का कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। या फिर वो ये कहना चाहती है कि जज कभी गलती कर ही नहीं सकते। जैसा कि ब्रिटेन के संविधान में कहा जाता है, हालांकि उनका संविधान लिखित नहीं है, लेकिन वहां एक परंपरा चलती है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलती नहीं कर सकता। वही दंभभाव, वही अभिमान की एक सोच लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर भी आती हुई दिख रही है, और वो ये मानकर चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज कभी गलती नहीं करते। जबकि हाई कोर्ट के जज अगर कोई फैसला देते हैं उसको पलटने में ये लोग देर नहीं लगाते हैं। और पारदीवाला ने जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को डांटने का काम किया था, उनको केसेस के लिए भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया था, उससे तो ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट के जज गलती कर सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज गलती नहीं करते। ऐसा कुछ जजों का मानना है, और ये सोच ना तो संवैधानिक है, ना नैतिक है, ना ही भारतीय सोच कही जा सकती है। क्योंकि भारतीय सोच तो ये होनी चाहिए कि गलती कभी भी हो सकती है और गलती को सुधारने का कोई भी अंतिम तारीख नहीं होती। भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, और उसमें साफ तौर पर नैति का सिद्धांत दिया गया है।
नैति का मतलब यह है कि यही अंतिम नहीं है, समय और जरूरत के हिसाब से सिद्धांत और सत्य सब कुछ बदलता रहता है। इस बात को शायद सुप्रीम कोर्ट के जज न तो जानते हैं, और अगर जानते हैं तो मानना नहीं चाहते हैं। अगर मानना चाहते होते तो इस तरीके की बातें नहीं हो रही होती। सुप्रीम कोर्ट के चाहे 5 जजों की बेंच हो, 10 जजों की बेंच हो, 11, 12, 13 या फुल हाउस कोर्ट क्यों ना हो, उनकी कोई भी बात अंतिम सत्य नहीं हो सकती। अगर तथ्य उससे अलग है, उन्होंने गलती की है, तो उस गलती को सुधारने की गुंजाइश भी रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज ये मानकर बैठे हैं कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं तो वो गलती कर ही नहीं सकते। वो जो सोचते हैं, वो जो मानते हैं, वो जो भी देखते हैं या देखना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, वही अंतिम सत्य है। इस तरीके की जुडिशियल इंडिपेंडेंस न तो देश को स्वीकार है, ना ही भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पर हम राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा स्वीकार नहीं कर सकते। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पर हम आतंकवादियों को संरक्षण या जमानत स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पर अगर सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि वो राष्ट्रपति को आदेश देगा, राज्यपाल की शक्तियों को कम करेगा, सरकार को काम नहीं करने देगा, बाकी एजेंसियों पर अपनी मनमाने आदेश थोपेगा, इसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देश के लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस से ज्यादा भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के नागरिकों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के नागरिकों की इच्छा ही सबसे ऊपर है, और उसी इच्छा के अनुरूप जो सरकार चुनी जाती है, जो संविधान बनाया हुआ है, वही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए 34 जजों में से कुछ की मनमानी। ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये जमाना सोशल मीडिया का है। और अब पुरानी बातें नहीं है कि आपने कोई आदेश दे दिया, कोई फैसला दे दिया और जनता में कुछ लोगों तक पहुंचने में भी उसको 10 साल लग जाए। अब आप एक बात कहते हैं, उस बात का रिएक्शन 1 घंटे के अंदर आ सकता है। आप कुछ भी कहकर बच नहीं सकते, फैसलों में कुछ भी लिखकर आप निकल नहीं सकते। आपकी जवाबदेही बनती है, चाहे आप इसको माने या न माने, लेकिन जनता के सामने आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपकी मनमानी सहने के लिए ये जनता बाध्य नहीं है। आप कोई फरिश्ते नहीं हैं, आप कोई आकाश से नहीं उतरे हैं जो सब लोग आपकी बातों को आंख बंद करके और सर झुकाकर स्वीकार कर लेंगे। आप भी हमारी तरह से भारत के सामान्य नागरिक हैं। वो दूसरी बात है कि कुछ समय के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं, आप में से 1-2 सीजीआई भी बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदा या देवता बन जाते हैं। आपको जमीन पर ही रहना पड़ेगा। आप जमीन पर रहते हैं, सामान्य नागरिकों से आप अपने आप को विशिष्ट नहीं मान सकते। देश के संविधान के जो सारे अनुबंध बाकी लोगों पर लागू होते हैं, वो आप पर भी लागू होते हैं। ये बात जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वकीलों के लॉर्ड्स को समझ में आ जाए, उतना ही अच्छा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, आप राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।